भूकंप से बेहाल तुर्की में भारत का ऑपरेशन दोस्त चल रहा है, जिसके बाद वहां के लोग भी जय हिंद बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मलबे में लोगों के फंसे होने की सूचना मिलती है, वहां बचाव के काम में जुटी एनडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। और ऐसे ही तुर्की के गाजियान्टेप में एनडीआरएफ की टीम इस इमारत के मलबे में रेस्क्यू के काम में जुट गई। इस इमारत के मलबे में 5 लोगों के दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ के सदस्य मलबे को हटाकर जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। और यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में कई दिनों से लगातार लगी हुई है। आप देखिए, मलबे को हटाने में एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम बिना थके, बिना रुके यहाँ पर मलबे को हटा रही है। एनडीआरएफ की टीम अपने साथ सभी साजो सामान और अपनी गाड़ी लेकर गई है। तुर्की में अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन दोस्त के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तुर्की जिस मुश्किल दौर से गुजर रहा है, ये दोस्त के तहत एक दोस्त का जो फर्ज होता है अपने दोस्त का दुख में सुख में साथ देने का, वही एक मुख्य मुद्दा है कि हम उसको ऐसा फील करें कि हम उसके साथ हर दुख से खड़े हैं। गाजियान्टेप तुर्की में भूकंप का सेंटर था। भूकंप के इतने दिनों बाद भी मलबे से लोगों को नहीं निकाला जा सका है, इसलिए एनडीआरएफ की 3 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। तुर्की की मीडिया में भारत के ऑपरेशन दोस्त की खूब तारीफ हो रही है। तुर्की में भारतीय सेना ने भूकंप में घायल लोगों के इलाज के लिए अस्थायी फील्ड अस्पताल भी बनाया है। जिसमें रोजाना दर्जनों घायल अपना इलाज कराने आ रहे हैं और भारतीय सेना का दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इस्कंदरून में भारतीय सेना के फील्ड अस्पताल की रिपोर्ट तुर्की की मीडिया में छाई हुई है। Indians people, I don't know how to say. I think words it's not enough. Thank you, really not enough. मरीज भी हिंदुस्तान की सेना के अस्थायी अस्पताल में इलाज करा के बहुत खुश दिखे। The process was perfect. I haven't seen such beautiful and great people in my life. They were so warm, they were so brotherly. The way they treat people lifted our morale. To be honest, whoever comes here sick will check out recovered thanks to their great treatment. तुर्की में भूकंप से हुई तबाही के बाद अब वहां की सरकार ने बिल्डर्स की धरपकड़ शुरू कर दी है। बिल्डर्स पर घटिया मटेरियल का इस्तेमाल करने और भूकंप रोधी इमारतें नहीं बनाने का आरोप है। और इसलिए तुर्की में 10 राज्यों में अब तक 134 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में बिल्डर्स, ठेकेदार, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट शामिल हैं। कई लोगों की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए हैं। 7 लोगों को विदेश भागने से रोक दिया गया। इस्तांबुल पुलिस ने मेहमत यासिर नाम के एक बिल्डर को इस्तांबुल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। ये बिल्डर देश छोड़कर मोंटेनीग्रो जाने वाला था, लेकिन एयरपोर्ट पर ही उसे पकड़ लिया गया। यासिर ने अंताकिया में 12 मंजिला रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया था, जिसमें 249 अपार्टमेंट थे। भूकंप की वजह से पूरी बिल्डिंग ही गिर गई। तुर्की के पर्यावरण मंत्री के मुताबिक शुरुआती आकलन के मुताबिक करीब 25,000 इमारतें पूरी तरह गिर चुकी हैं या फिर उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। तुर्की में भूकंप के बाद लोगों का गुस्सा तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन पर भी उतर रहा है। दरअसल तुर्की ने 1999 के भयानक भूकंप के बाद एक नया भूकंप टैक्स लगाया गया था, जिससे जमा रकम का इस्तेमाल भूकंप या दूसरी प्राकृतिक आपदा से निपटने में होना था। तुर्की की जनता 1999 से ही भूकंप टैक्स दे रही है। आधिकारिक रूप से उसका नाम स्पेशल कम्युनिकेशन टैक्स है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे सारे टैक्स के पैसे कहां गए जो 1999 से जमा किए जा रहे थे। यही नहीं, 1997 में तुर्की ने एक कानून पारित किया था जिसके तहत इमारतों को डक्टाइल कंक्रीट से बनाना था। डक्टाइल लचीला कंक्रीट होता है जो भूकंप के झटकों को झेल सकता है, लेकिन तुर्की में महज 10% ही इमारतें इसके मुताबिक बनी। पुरानी इमारतों को भी इसी कंक्रीट से सुधारा जाना था। इस तकनीक से पुरानी इमारतों को मजबूत बनाने में सिर्फ 15% अतिरिक्त खर्च ही आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही नहीं, मलबे को देखकर कई रेस्क्यू वर्कर्स का कहना है कि ऐसा लगता है कि इमारतें जल्दी में बनाई गई हैं और उनमें घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि बिल्डिंग का कंक्रीट रेत के जैसा था। तुर्की और सीरिया को कुदरत ने मलबे में बदल दिया, लेकिन उसी कुदरत का करिश्मा भी देखने को मिल रहा है। पिछले 7 दिनों से रेस्क्यू में जुटे बचाव कर्मियों को मलबे के अंदर से जिंदा इंसान अब भी मिल रहे हैं, जिसकी साक्षात मिसाल है ये तस्वीर। एक पिता अपनी बेटी के लिए मौत से भी लड़ गया। Yavaş yavaş. Beyler çay çekmişiz beraber de. Geliyor, çaylar hazır. Tamam. Emaver mi istiyor? Yok 2 demli çay. Geliyor. Hazır. Ambulans. Sağa doğru geleceğini söyle Soner. Sağa doğru gelecek. इस तरह हौसला देकर रेस्क्यू टीम के सदस्य उसे धीरे धीरे बाहर की तरफ आने को कहते हैं। तभी रेस्क्यू टीम के सदस्य ने उससे पूछ डाला। Bak.
Bak güzel kızım seni almaya geldik. Şu ayaklarını bir göreyim. Bakayım. Tamam bir şey yok. Yanındayım bak yanındayım. Bana bak. जब भूकंप आया तो इस पिता ने मासूम का हाथ नहीं छोड़ा। घंटे दर घंटे गुजरते गए, लेकिन इसने अपने दामन में अपनी बेटी को छुपाए रखा। ऐसा लगा कि जैसे उसने मौत से यारी कर ली हो। 150 घंटे बाद तुर्की में चमत्कार हुआ। रेस्क्यू टीम के सदस्य मलबे के अंदर तक जा पहुंचे, तभी उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। रेस्क्यू टीम ने फिर आवाज लगाई। बच्ची ने फिर रोकर अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया। Bebek ya. Bebek mi? Bebek. Al bunu da. इसके बाद बच्ची सकुशल रेस्क्यू दल के सदस्यों के हाथों में थी। इस बीच सीरिया से रेस्क्यू का एक वीडियो आया है जिसमें एक मां मलबे के अंदर दबी हुई है और बचाव कर्मी उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इस दौरान बाहर खड़ा उसका बेटा लगातार रोए जा रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मां मलबे के अंदर से जिंदा निकल रही है, इसलिए वो खुद पर काबू नहीं रख पाया और रोने लगा। उसने बचाव कर्मियों को अपनी मां के स्ट्रेचर को एम्बुलेंस में लोड करने में मदद की। इसके बाद वो एम्बुलेंस में भी अपनी मां के बिल्कुल करीब बैठा रहा है। रास्ते भर उसकी आंखों से आंसू निकलते रहे। तुर्की के हते में एक पिता और उसकी 11 साल की बेटी मलबे के अंदर 6 दिनों तक दबे रहे। उन्हें अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आखिर में वो वक्त भी आया जब दोनों को जिंदा निकाल लिया गया। सबसे पहले 35 साल के गुखान उगुरलू को मलबे के अंदर से खींचकर बाहर निकाला गया। पिता को बाहर निकालने के बाद उन्हें कंबल से ढका गया और एम्बुलेंस तक ले जाया गया। गुखान खुशकिस्मत थे क्योंकि इससे पहले उनकी 11 साल की बेटी जैनब को भी मलबे से जिंदा बाहर निकाला गया था। पिता और बेटी को बचाने की कामयाबी में रेस्क्यू टीम बहुत खुश थी। सभी ने एक दूसरे को गले लगकर बधाई दी। वहीं तुर्की के कहराम नमारस में एक और परिवार पर कुदरत ने रहम किया। एक मां और उसकी बच्ची को करीब एक हफ्ते के बाद जिंदा निकाला गया। बिल्डिंग के इस मलबे के अंदर 7 दिन दबने के बाद किसी का बचना नामुमकिन था, लेकिन चमत्कार हुआ और मां बेटी को सही सलामत अस्पताल पहुंचाया गया। तुर्की और सीरिया में भूकंप का आज 8वां दिन है। मलबे में दबे लोगों के जिंदा होने की उम्मीद खत्म हो रही है। मलबे में जिंदगी की तलाश अब भी चल रही है, लेकिन परिजन अब मायूस हो रहे हैं क्योंकि दोनों देशों में मरने वालों की संख्या 33,000 के पार हो चुकी है और संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक ये संख्या दोगुनी हो सकती है, यानी ये संख्या 60,000 के पार जा सकती है। भूकंप से प्रभावित 10 राज्यों में जो लोग बच गए हैं उनकी हालत भी बहुत खराब है। Kötüm, acım, her şeyim buradaydı, canımsın benim. Çocuklarım bile ağlıyorlar ki. Anne, her şeyimiz gitti, çocukluğumuz gitti. यूएन के मुताबिक करीब 9 लाख लोगों को खाने की जरूरत है। सीरिया में 53 लाख लोग बेघर हो गए हैं। तुर्की में 10 लाख लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं और 80,000 का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तुर्की के राहत कैंपों में रह रहे हर शख्स की कहानी दर्दनाक है। वहां ऐसा कोई परिवार नहीं बचा है जिसका कोई ना कोई सदस्य भूकंप की भेंट ना चढ़ा हो। ऐसे ही हैं तुर्की के इल्बिस्तान के राहत कैंप में रह रहे 43 साल के तुराबी। ये तो मलबे में से निकल गए, लेकिन इनके परिवार के 15 सदस्य मारे गए। मलबे से ही ये 2 साल की बिल्ली भी सही सलामत निकाली गई। 57 साल के दुकानदार अली यिल्दिज का भूकंप में सब कुछ खत्म हो गया। अपनी हालत बताते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। Her şeyim bitti. Şu anda sokakta kaldık. अली की मां और बहन अभी भी मलबे के अंदर दबी हुई हैं। कैंप में रह रहे हर परिवार की कहानी अली जैसी ही है। तुर्की के ग्रामीण इलाकों में तो हालत और ज्यादा खराब है। शहरों में तो रेस्क्यू टीम और राहत सामग्री वक्त पर पहुंच रही है, लेकिन गांव में लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। और भूकंप के केंद्र से 100 किलोमीटर दूर तुर्की के पोलाट गांव की यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि यहां किस कदर तबाही मची हुई है। पूरा गांव बर्बाद हो चुका है। कुछ ही इमारत खड़ी दिखाई दे रही हैं, वो भी रहने के लायक नहीं रही। ज्यादातर गांव वाले बेघर हो चुके हैं। बड़े शहरों के मुकाबले पोलाट को सरकारी मदद बहुत कम और बहुत बाद में मिली। -22 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच कुछ ही लोगों को टेंट नसीब हुआ, बाकियों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया।
Ondan sonra biz bakalım işte zaten arabanın uşaklar çocuklar burada. Onların arabasında kalıyor gece. लेकिन इस गांव के लिए राहत की सबसे बड़ी बात यह रही कि भूकंप की वजह से यहां अब तक 3 लोग ही मारे गए हैं। तुर्की में एनडीआरएफ की टीम में मौजूद रोमियो और जूलियट की भी तारीफ हो रही है। दरअसल रोमियो जूलियट 2 डॉगी के नाम हैं जिन्होंने 6 साल की एक बच्ची की जिंदगी बचाई और तुर्की में देश का मान बढ़ाया। बच्ची इसी बिल्डिंग में 80 घंटे तक मलबे में दबी थी। मिशन के तहत सबसे पहले 6 साल की जूली मलबे के अंदर गई। उसने बच्ची को जिंदा देखा तो भौंकने लगी। इसके बाद रोमियो मलबे के अंदर गया और फिर उसने बच्ची के जिंदा होने को कंफर्म किया और इस तरह रोमियो और जूलियट की बताई जगह से 6 साल की बच्ची को मलबे से जिंदा बाहर निकाला गया। भारत का दल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है और ये रोमियो और जूलियट जो कि 2 डॉगीज हैं, ये भी लोगों की जान बचाने के काम में तुर्की में लगे हुए हैं। राज्यसभा की कार्यवाही 13 मार्च तक स्थगित हो गई है। अडानी मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को 13 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बजट सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च से शुरू होगा। नकल विरोधी कानून के तहत उत्तराखंड में आज पहला मुकदमा दर्ज किया गया। पटवारी परीक्षा पेपर लीक होने की अफवाह के बाद पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। गूगल के पुणे ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आरोपी ने मुंबई के गूगल ऑफिस में धमकी भरा फोन किया। हालांकि कॉल ट्रैकिंग के बाद आरोपी को हैदराबाद से पकड़ा गया। उत्तराखंड के चमोली में कुदरत का खौफनाक मंजर देखने को मिला। यहाँ ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटने के बाद बर्फ और पानी सड़कों पर बहने लगे। गनीमत रही कि इस दौरान किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। जमीयत उलेमाए हिंद के पूर्व अध्यक्ष अरशद मदनी के ओम और अल्लाह के बारे में दिए गए विवादित बयान पर घमासान बढ़ता जा रहा है। कई हिंदू धर्मगुरुओं ने अरशद मदनी के बयान को बेतुका और बचकाना बताते हुए उनसे माफी मांगने की अपील की और उनके बयान को हिंदू मुसलमान के बीच नफरत बढ़ाने वाला बताया है। स्वामी चक्रपाणी ने अरशद मदनी के बयान को बचकाना करार देते हुए उन पर जमकर हमला बोला। ये बचकानी बातें हैं और अगर जो ये कहते हैं कि ओम और अल्लाह एक है तो मस्जिदों में ओम की प्रतीक लगवाना शुरू कर दीजिए। दूसरी तरफ हिंदू धर्मगुरु मौनी बाबा ने मौलाना अरशद मदनी को सार्वजनिक शास्त्रार्थ की चुनौती दे डाली और उन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती देते हैं। अगर सिद्ध कर दें कि ओम की उत्पत्ति इस्लाम से हुई है या अल्लाह से हुई है तो मैं निश्चित रूप से यह बात मानने के लिए उन्हें 100 मंच देने के लिए तैयार हूँ। रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित जमीयत के एक कार्यक्रम में मौलाना अरशद मदनी ने इतिहास की व्याख्या करते हुए अल्लाह और ओम को एक बताया था। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूछते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है। मैंने कहा कि अरे बाबा इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। मदनी ने जैसे ही ये बयान दिया वैसे ही उनका विरोध भी शुरू हो गया। मंच पर बैठे तमाम धर्मगुरुओं ने उनके बयान पर नाराजगी जताते हुए मंच छोड़ दिया, जिसके बाद यह विवाद थमने की बजाय और गर्मा गया। बीजेपी ने भी अरशद मदनी के बयान की आलोचना की और इसे देश की धार्मिक सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश में दिया गया बयान बताया। मौजू पर लेकिन बीजेपी नेताओं की नाराजगी यही नहीं खत्म हुई। एक के बाद एक कई नेताओं ने मदनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनके बयान को हिंदू मुसलमानों को बांटने वाला बताया। देखिए, मौलाना मदनी का जो बयान है वो बहुत से जो मुस्लिम नेता या कुछ अन्य नेता हैं जो हिंदू मुसलमानों में के बीच में जहर पैदा करने की कोशिश करते हैं, वही उसी कड़ी में उनका बयान देखना चाहिए। और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि अरशद मदनी देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कौन सा धर्म महान है, कौन सा धर्म महान नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप कहीं ना कहीं सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का और देश के माहौल को खराब करने के सोच के साथ करते हैं। वहीं केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने मदनी के बयान को तथ्य और इतिहास से कोसों दूर बताया। लेकिन सारे दुनिया मानते हैं कब कौन पैदा हुआ, उनका उम्र, पैगंबर के आज कितने साल पहले उनका पैगंबर आए हैं, ये सब लोग जानते हैं। हालांकि अरशद मदनी के बयान पर विपक्ष भी बटा नजर आया। समाजवादी पार्टी के सांसद ने बयान को तथ्य से परे बताया तो कांग्रेस ने मदनी के बयान को समाज को जोड़ने वाला कहा। साथ ही कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी पर इस बयान को लेकर सियासत करने का आरोप मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि आप जिसे ओम कहते हैं हमसे अल्लाह कहते हैं, तो ये बयान तो एकजुटता का बयान है, इसमें राजनीति जैसा क्या है? भाजपा को तो
इस तरह के मुद्दे लपकने का उनकी राजनीति पूरी यही है। संसद में कई मुद्दे पर एकमत दिखने वाला विपक्ष मदनी के बयान पर बिखरा हुआ है। कांग्रेस जहां मदनी के बयान के पक्ष में दिखी, तो समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क अरशद मदनी के बयान पर नाराज दिखे। मतलब इख्तलाफ पैदा होगा ना, इससे आपस में डिस्प्यूट पैदा होगा, इख्तलाफ पैदा होगा, आपस में बजाय मुल्क में एकजहती के बजाय इंतशार पैदा होगा। अरशद मदनी के बयान ने धर्म से लेकर सियासत तक हर तरफ हंगामा मचा दिया है, जिसके बाद खुद जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी माफी मांगने सामने आए। हालांकि मौलाना अरशद मदनी अपने बयान पर पूछे गए सवाल पर जबरदस्त नाराज दिखे और गुस्से में उन्होंने मीडिया के माइकों को धक्का भी दे दिया। कुछ नहीं माना है, आप जाइए। इससे पहले अरशद मदनी इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि उनके बयान से दुनिया तबाह हो गई है। मैंने बड़ा बुरा दिया इस स्टेटमेंट और दुनिया को तबाह कर दिया। आप उसको क्या इसका मायने क्या निकाला है? कुछ नहीं माना है, आप जाइए। चाचा के बयान से हो रही फजीहत के बाद जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी खुद सामने आए और जी न्यूज से बातचीत में रविवार की घटना पर दुख जताया। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, हम उसको दुर्भाग्यपूर्ण और तकलीफदेह समझते हैं, अफसोसनाक है, हमें इस पर दुख है। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर तो जमीयत प्रमुख ने माफी मांग ली, लेकिन ओम और अल्लाह के मुद्दे से मौलाना महमूद मदनी कन्नी काटते नजर आए। स्वामी चिदानंद जी ऐसा कह रहे थे, मैंने सुना उनका इंटरव्यू, कि ये बड़ी बात है, बड़ी बात है, ये जोड़ने की बात है, ऐसा उनको लगता है, उनको ऐसा लगता है कि ये तोड़ने वाली बात है, तो ये एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है। मौलाना महमूद की माफी के बाद भी ये बवाल थमता नहीं दिख रहा, क्योंकि अरशद मदनी इस बयान से पीछे हटने को एकदम तैयार नहीं दिख रहे हैं। रविवार को जमीयत के मंच पर मौलाना अरशद मदनी के बयान का विरोध करने वाले जैन धर्मगुरु आचार्य लोकेश मुनि ने जी न्यूज से बातचीत में जमीयत पर आरोप लगाया कि मंच से जाने के बाद रामलीला मैदान में उनकी जान पर खतरा मंडरा रहा था। जब मैं मंच से उतरता हूँ, जिस तरह से मेरे ऊपर हावी होने की, एक जिस तरह से उचक उचक करके आने की, ये तो मुझे राम ने कहूँ बचाया, या मेरे जो सर्वधर्म के गुरु थे उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया, और उसमें से एक बौद्ध भिक्षु उचक करके गए वो और पुलिस वालों को लाया और उन्होंने हमें सेफ साइड निकाला। क्या अतिथि का ऐसे सम्मान होता है? क्यों नहीं अब तक इसका खंडन हुआ? केरल के सबरीमला स्थित भगवान अयप्पा के मंदिर में 2 महीने तक चलने वाले मकर विलक्कू महोत्सव में भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया है। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक 60 दिनों तक चले इस महोत्सव के दौरान 345 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। हालांकि ये फाइनल आंकड़ा नहीं है, क्योंकि अभी मंदिर में चढ़ाए गए सिक्कों की गिनती नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं ने इतने ज्यादा सिक्के चढ़ाए हैं कि उनको 3 बड़े बड़े कमरों में रखा गया है। सिक्कों के पहाड़ की गिनती के लिए मंदिर प्रबंधन ने 400 से ज्यादा कर्मचारियों को लगाया है। लगातार सिक्के गिनने की वजह से कर्मचारी बुरी तरह थक गए, तो गिनती का काम रोककर उनको आराम दिया गया। कुछ दिन बाद सिक्कों की गिनती फिर शुरू की जाएगी और उसके बाद ही दान में मिली रकम की सही जानकारी सामने आ पाएगी। बताया जा रहा है कि 60 के महोत्सव के दौरान रोजाना 1 करोड़ रुपए के प्रसादम की बिक्री हुई, जिससे मंदिर को 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई बताई जा रही है। पाकिस्तान की नौसेना इन दिनों कराची में ट्रेनिंग कर रही है। बीते दिनों पाकिस्तान की नौसेना ने आतंकवाद रोधी अभ्यास किया। इस काउंटर टेररिज्म ड्रिल में पाकिस्तानी नौसेना के कई हेलीकॉप्टर शामिल रहे। वहीं चीन, रूस और ऑस्ट्रेलिया के सैनिक भी इस ड्रिल का हिस्सा रहे। न्यूजीलैंड में चक्रवाती तूफान गैब्रियल ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तेज हवाओं और भारी बारिश के चलते ऑकलैंड समेत आसपास के करीब 58,000 घरों में बिजली गुल हो गई है। ब्रिटेन के ब्राइटन शहर में उल्का पिंड देखा गया। इस घटना को किसी ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया। हालांकि धरती पर गिरने से पहले ही उल्का पिंड जलकर राख हो गया। ब्राजील के ऐतिहासिक क्राइस्ट द रिडीमर जीसस स्टैच्यू पर बिजली गिरने की तस्वीर सामने आई है। एक स्थानीय फोटोग्राफर ने इस पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद से ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बेंगलुरु के यलहंका वायुसेना स्टेशन में आज एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शो का उद्घाटन किया और ऐलान किया कि 21वीं सदी का नया भारत ना तो कोई अवसर गंवाएगा और ना ही मेहनत में कमी रखेगा। यही नहीं, पीएम मोदी ने एरो इंडिया को भारत की नई ताकत और क्षमताओं का आईना बताया। साथियों, जब कोई देश नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है तो उसकी व्यवस्थाएं भी नई सोच के हिसाब से ढलने लगती।
एरो इंडिया का ये आयोजन आज नए भारत की नई अप्रोच को भी रिफ्लेक्ट करता है। पीएम मोदी ने कहा कि एरो इंडिया शो से मेक इन इंडिया अभियान को बल मिलने के साथ ही घरेलू विमानन क्षेत्र को भी प्रोत्साहन मिलेगा। 21वीं सदी का नया भारत अब न कोई मौका खोएगा और न ही अपनी मेहनत में कोई कमी रखेगा। हम कमर कस चुके हैं। हम रिफॉर्म्स का रास्ते पर हर सेक्टर में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। जो देश दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृतकाल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है, जबकि इस दौरान पीएम मोदी ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का नारा भी दिया। जबकि इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एरो इंडिया 2023 को देश के डिफेंस सेक्टर के लिए एक अहम शो करार दिया, जबकि उनके भाषण के बाद लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने एरोबैटिक प्रदर्शन किया। रोलिंग नाउ। और सबसे पहले SU-30 MKI लड़ाकू विमान ने आसमान की ओर उड़ान भरी और 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीले आकाश का सीना चीरते हुए अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश किया। He is into a loop. This maneuver of the aircraft will describe a circle on the vertical plane. Ladies and gentlemen, सुखोई 30 MKI के बाद मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड ने उड़ान भरी। here we have in front of us the light combat helicopter, the Prachand. HAL के बनाए इस हेलीकॉप्टर के कारनामों को देखकर पीएम मोदी भी ताली बजाते नजर आए। प्रचंड हेलीकॉप्टर के बाद सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के विमानों ने उड़ान भरी और आसमान में करतब दिखाए। लेकिन सबकी नजरें तलाश रही थी उस लड़ाकू विमान को जिसे भारतीय वैज्ञानिकों ने तैयार किया है और आसमान में दुश्मन को मात देने के साथ ही यह लड़ाकू विमान जमीन पर मौजूद दुश्मन के अड्डों को पलक झपकते ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। There it goes, pulling up into the sky, showing off the Delta platform, illustrating the Indian Air Force. एरो इंडिया 2023 में स्वदेशी सुपरसोनिक फाइटर ट्रेनर को भी लॉन्च किया गया। गौर करने वाली बात यह रही कि इस फाइटर ट्रेनर की टेल पर बजरंगबली की तस्वीर बनी हुई है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु के यालहंका वायुसेना स्टेशन परिसर में 5 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए हथियारों की प्रदर्शनी को देखा। सबसे पहले वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर देखते नजर आए, जिसके बाद उन्होंने तेजस के मॉडल को भी देखा। विंग्स ऑफ द फ्यूचर के नाम से भारतीय पवेलियन में एक से बढ़कर एक हथियारों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी चीजों के साथ इसरो के स्पेस क्राफ्ट भी प्रदर्शित किए गए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने ड्रोन्स के बारे में भी जानकारी ली, जिन्हें भारतीय पवेलियन में रखा गया है। अधिकारियों की माने तो एरो इंडिया शो और 5 दिनों की प्रदर्शनी में 800 से ज्यादा डिफेंस कंपनियों और 98 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। तो एरो इंडिया 2023 में स्वदेशी सुपरसोनिक फाइटर ट्रेनर को भी लॉन्च किया गया और इसमें खास बात यह रही कि इसमें बजरंगबली की भी एंट्री हुई है। फाइटर ट्रेनर की टेल पर बजरंगबली की तस्वीर बनी हुई है, जिसके साथ एक संदेश लिखा हुआ है, द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आने वाला है। इस सुपरसोनिक ट्रेनर की टेल पर बजरंगबली की तस्वीर इसलिए लगाई गई है क्योंकि HAL ने 60 के दशक में भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान डिजाइन और डेवलप किया था। तब उस विमान का नाम मारुत यानी पवन देवता रखा गया था। लिहाजा इस बार HAL ने स्वदेशी ट्रेनर पर पवन पुत्र यानी बजरंगबली की तस्वीर लगाई है ताकि इससे भारत की स्वदेशी ताकत का प्रदर्शन हो। HLFT-42 नाम के इस विमान की मदद से फाइटर जेट उड़ाने वाले पायलटों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये विमान मौजूदा ट्रेनर विमान हॉक की जगह लेगा। पहला स्वदेशी सुपरसोनिक ट्रेनर है जो हॉक के बाद आएगा। 2030 तक ही आएगा, उस समय तक हॉक रिटायर होना शुरू हो जाएगा। HLFT-42 को बनाने वाली कंपनी HAL का दावा है कि इसमें मॉडर्न कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की सारी खूबियां हैं, जिससे भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट्स को आधुनिक जेट्स उड़ाने का प्रशिक्षण मिलेगा और समय की बचत भी होगी।
भारत में बने तपस ड्रोन ने भी एरो इंडिया शो में अपनी शक्ति दिखाई। तपस का पूरा नाम टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड होराइजन है और इसे डीआरडीओ ने ही बनाया है। तपस ड्रोन सीमाओं की निगरानी करने के साथ साथ दुश्मनों पर हमला करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। यह 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे से ज्यादा देर तक उड़ान भर सकता है। तपस एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जो अमेरिका के MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन जैसा ही है। तपस अपने आप ही टेक ऑफ और लैंड करने की क्षमता रखने वाला ड्रोन है। 20.6 मीटर के विंग स्पैन वाला तपस लगातार 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। तपस ड्रोन दिन और रात दोनों में ही निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तपस ड्रोन को पहले रुस्तम 2 के नाम से पुकारा जाता था, जिसकी अधिकतम रफ्तार 224 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 2016 से ही तपस का उत्पादन शुरू किया जा चुका है, लेकिन इसे अभी तक भारतीय सेना में शामिल नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि एरो इंडिया शो में उड़ान के बाद ये भारतीय सेना में जल्द ही शामिल हो जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 7 दिनों तक चलने वाले धार्मिक समारोह का आयोजन किया है, जिसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ हेलीकॉप्टर से छतरपुर के गढ़ा गांव पहुंचे और फिर सीधे बागेश्वर धाम जाकर बजरंग बली के दर्शन किए। मंदिर में पूजन दर्शन के बाद कमलनाथ ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की और बातों बातों में उनसे मिले आशीर्वाद का भी जिक्र किया। महाराज जी ने आशीर्वाद मुझे आवश्यक दिया और वो सबको आशीर्वाद देते। जब मीडिया ने कमलनाथ से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर सवाल किया तो वो गोलमोल जवाब देते नजर आए। भारत जो है, भारत अपने संविधान के अनुसार चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, जो संविधान जो संविधान भारत का है, वही संविधान भारत का है। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम में हफ्ते भर चलने वाले जिस धार्मिक आयोजन की शुरुआत की है, उसे उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाया बड़ा कदम बताया है। कि जो एक छवि है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की एंटी हिंदुत्व की, उससे निकालने की कोशिश राहुल गांधी भी कर रहे हैं और उनके तमाम नेता भी कर रहे हैं। तो उसी के तहत एक कोशिश है कमलनाथ की। और बार बार मैंने कहा कि इस साल चुनाव होना है मध्य प्रदेश, तो कोई भी इस बात का रिस्क नहीं लेगा कि हिंदुओं को नाराज करके चुनाव में जाया जाए। और इसलिए इस आयोजन में देश विदेश के कई धर्मगुरुओं और बड़े नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है, जो बागेश्वर धाम में होने वाले महायज्ञ में आहुति देंगे और देश भर से जुटे श्रद्धालुओं को प्रवचन भी देंगे, जिसकी शुरुआत पहले ही दिन 9 कुंडीय श्री अन्नपूर्णा महायज्ञ के साथ हुई। आयोजन से पहले बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ शब्दों में कहा था कि इस आयोजन का मुख्य मकसद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होकर के निर्भीक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र के विचार के बारे में भी मीडिया को बताया और कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी दूसरे धर्म से बैर नहीं है, बल्कि हिंदू राष्ट्र का मतलब देश की एकता और अखंडता से है। अंदर की अखंडता ना खंड हो, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत आवश्यक। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस महायज्ञ में हर दिन अलग अलग कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें गरीब लड़कियों की शादी का भी कार्यक्रम रखा गया है। हालांकि आयोजन के पहले ही दिन कांग्रेस नेता कमलनाथ के पहुंचने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री और उनके इस आयोजन के राजनीतिक मायने भी निकाले जाने लगे हैं। एक तरफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र के नाम पर खुलकर बयान दे रहे हैं, तो वहीं देश के कई हिस्सों में उनका विरोध भी हो रहा है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधा है और दरबार में चमत्कार दिखाने वाली शक्तियों पर सवाल उठाते हुए तंज किया कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री में इतनी शक्ति है तो वो देश के दुश्मनों को क्यों नहीं खत्म कर देते। हम केवल इतने कहते हैं कि अगर वो चमत्कारी बाबा है तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म करते, रोज बॉर्डर सलाह करके परेशान करता रहता भारत को। स्वामी प्रसाद मौर्य की इस चुनौती पर धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मौर्य पर बेहद तीखा हमला किया था। भारत हिंदू राष्ट्र की आईपीएल की तर्ज पर इस साल से शुरू हो रही WPL यानी विमेंस प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी आज मुंबई में हुई, जिसमें WPL की सभी 5 टीमों ने हिस्सा लिया। पहले दिन की नीलामी में सबसे बड़ी बोली भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना के लिए लगी, जिनको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 3 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा। WPL की दूसरी महंगी खिलाड़ी रही ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर, जिनके लिए गुजरात जायंट्स ने 3 करोड़ 20 लाख रुपए की बोली लगाई।
इंग्लैंड की क्रिकेटर नैटली स्काइवर को मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। वहीं दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर्स ने 2 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा है। भारत की धमाकेदार बल्लेबाज जेमाइमा रोड्रिगेज के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ 20 लाख की बोली लगाई। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम की कप्तान शेफाली वर्मा को दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा। वहीं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर बेथ मूनी के लिए गुजरात जायंट्स ने 2 करोड़ रुपए खर्च किए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को मुंबई इंडियंस ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदा है। इंग्लैंड की क्रिकेटर सोफी एक्लेस्टन के लिए यूपी वॉरियर्स ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए। वहीं आरसीबी ने दूसरा बड़ा दांव ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर एलिस पेरी पर लगाया और उनके लिए 1 करोड़ 70 लाख रुपए की बोली लगाई। टीम इंडिया की खिलाड़ी रेणुका सिंह, आरसीबी ने उन्हें 1 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में शिवसेना ने वैलेंटाइन डे का विरोध करने का फैसला किया है। साथ ही संकल्प लिया है कि अगर कोई प्रेमी जोड़े पकड़े गए तो उन पर लठ बचेगा, जिसके लिए शिवसेना के लोगों ने सागर में लठ पूजन किया। इस दौरान शिवसेना के कार्यकर्ता लाठी डंडों को सरसों और चमेली का तेल पिलाकर उन्हें मजबूत करते दिखे। लठ पूजन के बाद शिव सैनिकों ने एक नारा भी बुलंद किया और चेतावनी दी कि अगर होटल, पार्क और रेस्टोरेंट में कोई प्रेमी जोड़ा पकड़ा गया तो उनकी खैर नहीं होगी। क्या मिलेंगे बिट्टू सोना, छोड़ देंगे कोना कोना। क्या मिलेंगे बिट्टू सोना, छोड़ देंगे कोना कोना। अश्लीलता बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिवसेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिव सैनिकों ने कल पूरे दिन सागर में निगरानी करने का दावा किया। शिवसेना के नेताओं ने कहा कि उनके कार्यकर्ता पूरे शहर में फैले रहेंगे। होटल, पार्क और रेस्टोरेंट के आसपास खास नजर रखी जाएगी। साथ ही खुलेआम अश्लीलता फैलाने वाले प्रेमी जोड़ों को सबक सिखाने की भी चेतावनी दी। वैलेंटाइन डे का नाम लिया इसलिए हमने डंडों में सरसों का तेल पिला दिया। 14 तारीख को वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे को हम भारत का पर्व नहीं मानते। विदेशी पर्व की भारत में कोई आवश्यकता नहीं है। शिवसेना नेताओं ने कहा कि हम निवेदन आवेदन कर चुके हैं, अब एक्शन की बारी है। हमारी बहन बेटियों के साथ अनैतिक कृत्यों में पाए गए तो हम आवेदन भी कर चुके हैं, निवेदन भी कर चुके हैं। अब 14 तारीख को वैलेंटाइन डे के दिन डंडे का दनादन रहेगा। वहीं राजधानी भोपाल में भी प्यार पर पहरा लगाने की तैयारी कर ली गई है। संस्कृति बचाओ मंच ने वैलेंटाइन डे पर पाबंदी लगाने के लिए 12 दस्तों का गठन किया है। साथ ही होटल मालिकों को भी चेतावनी दी है कि अगर कोई प्रेमी जोड़ा पकड़ा गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। देखिए, संस्कृति बचाओ मंच हमेशा से वैलेंटाइन डे का विरोध करता है। वैलेंटाइन डे कोई प्रेम का कोई दिवस नहीं होता। और सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, यूपी में भी वैलेंटाइन डे का विरोध हो रहा है। यूपी के फर्रुखाबाद में वैलेंटाइन डे मनाने वालों को हिंदू महासभा ने सख्त चेतावनी दी है। और वैलेंटाइन डे से पहले एक जुलूस निकाला गया जिसमें हिंदू महासभा के सैकड़ों लोग भगवा झंडा और भगवा कपड़े पहनकर शामिल हुए। इस दौरान कुछ युवाओं ने वैलेंटाइन डे के विरोध में बाइक रैली भी निकाली और लोगों से वैलेंटाइन डे न मनाने की अपील की। हिंदू महासभा ने चेतावनी दी कि अगर कोई गलत हरकत करते पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। रेस्टोरेंट में जाना है तो अलग तरीके से चले जाइए, लेकिन होटल में जाने का क्या मतलब होता है, इसका क्या उद्देश्य है, कहीं न कहीं बरगलाया जा रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर से भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई। यहाँ हिंदू महासभा के कार्यकर्ता वैलेंटाइन डे कार्ड लेकर सड़क पर उतरे और दिल के चित्र बने वाले कार्डों में आग लगा दी। जम्मू कश्मीर में अब चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता पक्ष ने परिसीमन की प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन आयोग की कार्रवाई को सही ठहराया। मुंबई की सड़कों पर अगले हफ्ते से इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें दौड़ती नजर आएंगी। लंदन की तर्ज पर अब मुंबई वासियों को भी इस लग्जरी बस में यात्रा करने का मौका मिलेगा। हैदराबाद में एक पार्किंग जोन में भीषण आग लग गई। आग के कारण पार्किंग एरिया में खड़ी 3 प्राइवेट बस जलकर खाक हो गई। फिलहाल आग लगने की वजह की जानकारी नहीं मिली है। जोधपुर में बाइक सवार बदमाशों ने एक घर के अंदर पेट्रोल बम फेंका और फरार हो गए। बदमाशों की ये करतूत पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पेट्रोल बम फेंकने की इस घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन वारदात ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 7 फरवरी को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मोदी सरकार को संसद में जमकर घेरा था। उस समय राहुल गांधी के भाषण की जमकर तारीफ हुई थी, लेकिन अब उनके भाषण ने राहुल की मुश्किलें खुद बढ़ा दी हैं। और बीजेपी ने राहुल गांधी पर संसद में असंसदीय टिप्पणी करने का आरोप लगा दिया है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सदन को संबोधित करते हुए अडानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा था। इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? 609 नंबर पे थे 14 में, पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। राहुल गांधी के बयान पर सदन में हंगामा भी हुआ था। बीजेपी ने उनके बयान पर आपत्ति जताई थी, लेकिन राहुल गांधी रुके नहीं। प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को। प्रधानमंत्री को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी को सदन की मर्यादा का भी ख्याल नहीं आया और विवाद तब और बढ़ा जब उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। को सदन के बाहर ये भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय माइक बंद कर देते हैं या हमें नहीं दिखाते, ये भी टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि सर अध्यक्ष जी बट रियलिटी है, आप माइक बंद कर देते हैं। बीजेपी का आरोप है कि 7 फरवरी को लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर असंसदीय और भ्रामक तथ्य रखे। बीजेपी ने इसकी शिकायत लोकसभा सचिवालय से की और अपनी शिकायत में कहा कि राहुल गांधी ने सदन में बोलते हुए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे विशेषाधिकार का हनन हुआ है। देखिए, पार्लियामेंट ने एक सांसद को बोलने की स्वतंत्रता दी है कि आप पार्लियामेंट में फ्री होकर कुछ भी बात कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई किसी की इमेज को ऐसे ही टार्निश करके चला जाए। ये पार्लियामेंट रूल्स रेगुलेशन से चलता है। और जो उस दिन राहुल गांधी जी ने कहा वो बेसिर पैर की बातें कही। बीजेपी की शिकायत पर लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को एक नोटिस भेजा है और उनसे 15 फरवरी तक जवाब मांगा है। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी सदन में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। जो पब्लिक डोमेन में है, जो सभी लोग कहते हैं, लिखते हैं, आप लोग जो बोलते हैं, वही बात उन्होंने कही है, उसमें कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं है, इसीलिए उसका जवाब वो देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील के बावजूद मेहरौली में चौथे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डीडीए को तुरंत कार्रवाई रोकने को कहा था, लेकिन उनकी एक नहीं चली। सुबह होते ही डीडीए की टीम बुलडोजर और बड़ी बड़ी मशीनें लेकर मेहरौली पहुंची और लोगों को जबरन घर से बाहर निकालकर मकानों को तोड़ दिया। इस दौरान एक नहीं बल्कि 2-2 जेसीबी मशीनें एक घर को तोड़ती दिखी। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन अधिकारी किसी की भी सुनने को तैयार न थे। बेरहम सिस्टम के आगे आज एक बार फिर लोग बेबस दिखे। लोगों ने प्रशासन का विरोध तो किया, लेकिन खाकी के आगे वो कर भी क्या सकते थे। और लोगों की आंखों के सामने ही उनका घर तोड़ दिया गया। जिस घर में उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई, उसे अपनी आंखों के सामने टूटता देखकर लोग रोते बिलखते दिखे। इस दौरान कुछ लोग हिम्मत करके आगे बढ़े और कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन डंडों से लैस प्रशासन के आगे उनकी एक न चल सकी। लोगों को उम्मीद थी कि सीएम केजरीवाल के आदेश के बाद उनका आशियाना बच जाएगा, लेकिन आज उनकी ये उम्मीद भी धरी की धरी रह गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में निवेश को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश में नए निवेश और नौकरियों के नए अवसर को लेकर अपनी बात कही। 38,175 करोड़ की जी इन्वेस्टमेंट आई है, जिदे नाल 2,43,248 इन्नी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, रोजगार इन्ने लोगों को मिलेगा। एक्टर ऋषभ शेट्टी ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की है। बेंगलुरु में आज पीएम मोदी ने कांतारा फेम ऋषभ शेट्टी और केजीएफ स्टार यश से खास मुलाकात की। इस मौके पर पीएम ने कन्नड़ फिल्म स्टार पुनीत राजकुमार को भी याद किया। आजमगढ़ में लोगों का हथियार प्रेम थमने का नाम नहीं ले रहा है। नया मामला एक शादी समारोह का है, जहां कुछ युवकों ने जमकर फायरिंग की। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लाइसेंसी हथियार जब्त कर लिया है। मुंबई के मलाड इलाके में स्थित झुग्गियों में आग लगने से एक बच्चे की मौत हो गई। आग की चपेट में 100 से ज्यादा झुग्गियां आ चुकी हैं और आग को बुझाने का काम अब भी जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वाराणसी के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने आज काल भैरव मंदिर और विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। राष्ट्रपति बनने के बाद उनका ये पहला काशी दौरा है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने जनता को दिए अपने संबोधन में कहा कि बाजवा हद से ज्यादा ताकतवर हो गए थे और अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाया। इमरान खान ने तो जनरल बाजवा को सुपर किंग तक कह दिया और दावा किया कि सरकारी फैसलों को तभी मंजूरी मिलती थी जब जनरल बाजवा की ओर से ग्रीन सिग्नल दिया जाता था। ये एक आदमी के पास जब इतनी ज्यादा पावर आ जाती है, जो पावर इस जनरल बाजवा के पास थी, सुपर किंग था, सबके ऊपर बैठा हुआ था, सारे फैसले उसके। गवर्नमेंट तब तक ठीक, यानी गवर्नमेंट के काम तब तक होते थे जब तक जनरल बाजवा फैसला करे कि हाँ ये ठीक है। इमरान खान यही नहीं रुके, उन्होंने बाजवा पर तंज कसते हुए कहा कि वो खुद को महाज्ञानी समझते थे और हर मामले में अपनी टांग अड़ाते थे। तो पहले तो उसने इकोनॉमी की तरफ कहा, फिर उसने फॉरेन पॉलिसी की तरफ कहा कि अमेरिका बड़ा नाराज था, अमेरिका खुश नहीं था इमरान खान से, और फॉरेन पॉलिसी का भी वो एक्सपर्ट था। इमरान खान ने कहा कि बाजवा ने खुद मान लिया कि उन्होंने ही पीटीआई की सरकार गिराई थी। दरअसल कुछ दिनों पहले बाजवा ने कहा था कि देश की स्थिति और अमेरिका की नाराजगी की वजह से उन्हें इमरान खान के खिलाफ जाना पड़ा था। पाकिस्तान में बढ़ते आतंकी हमलों को लेकर भी इमरान खान ने शहबाज सरकार पर निशाना साधा है। एक विदेशी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि शहबाज सरकार की नीतियों की वजह से अफगान तालिबान हमले कर रहे हैं। जबकि इमरान खान ने एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंध सुधारने की वकालत करते हुए ये दलील दी कि दोनों देशों की सीमाएं एक दूसरे से मिलती हैं। Well, firstly, whatever government is in Afghanistan, Pakistan must have a good relationship with them. I tried my best with the Ghani government because our interest is that having good relationship with the government in Kabul means that we have a 2,500 kilometer border with them. इस दौरान इमरान खान ने पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भी कटघरे में खड़ा किया और उनके काबुल न जाने पर सवाल दागे। What is disturbing is that our foreign minister, he's spent almost all his time out of Pakistan, but he's not paid one visit to Afghanistan. I'm not saying it's going to be easy, but do we want a repeat of what happened to Pakistan from 2005 onwards to 2015, where Pakistan was going under, suffering from terrorism all along the Afghan borders? इमरान खान यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने तो आतंक के खिलाफ युद्ध को गलत करार देते हुए शहबाज सरकार को आड़े हाथों लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। वहीं काशी के घाट फूलों से सजे हुए नजर आए।